तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं हो स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं अंशपूंजी एवं ऋणपत्र वाले चैप्टर को। और इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उस आधार पर काफ़ी ज़्यादा अंक हैं इस अध्याय में, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और उस आधार पर हम थोड़ा इसको समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कंपनी का लक्षण है। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर हैने की परिभाषा उस पर हम विचार करें। प्रोफेसर हैने ने कहा कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। दो विशेषताएं इसमें होगी। देखिए, विधान द्वारा निर्मित मतलब कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और दूसरा कृत्रिम व्यक्ति मतलब इसको मनुष्य ने बनाया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और इसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है। तो तीन विशेषताएं और कि पृथक वैधानिक अस्तित्व मतलब बिल्कुल अपने सदस्यों से अलग अपना अस्तित्व रखती है वो। फिर उसके बाद है शाश्वत उत्तराधिकार मतलब उसका जो उत्तराधिकार है वो लगातार चलता रहता है। और लास्ट है उसकी अपनी एक कॉमन सील या सार मुद्रा होती है। उस आधार पर अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो निश्चित तौर पर कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, उसके बाद सीमित दायित्व भी होता है, फिर पृथक अस्तित्व भी होता है। तो उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों विशेषताएं कंपनी में शामिल होती हैं। इसी कारण इसका उत्तर आपका डी वाला होगा, चौथे नंबर का, उपरोक्त सभी। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी साधारण अंश की विशेषता नहीं है। इस पर देखो ध्यान क्या रखना कि पूछ क्या रहा हो। नहीं शब्द इसमें लगा कि कौन सी नहीं है। तो पहले तो हम ये तय करें कि है कौन कौन सी। देखो, साधारण अंश का मतलब समता अंश यानी इक्विटी शेयर जो कंपनी के स्वामी होते हैं या मालिक होते हैं। तो पहली बात तो लाभांश की दर में परिवर्तन। अब देखिए, निश्चित तौर पर अगर वो स्वामी है तो अगर घाटा होगा तो हो सकता है लाभ ना भी मिले, तो दर में तो परिवर्तन होगा निश्चित तौर पर। फिर उसके बाद आता है कंपनी के स्वामी। मैंने बता चुका आपसे कि समतांश कंपनी के स्वामी होते हैं। तीसरा पूंजी वापसी अंत में, अब चूंकि स्वामी है तो लास्ट में पैसा मिलेगा उनको, इसमें भी कोई संदेह नहीं। फिर चौथा आता है लाभांश की प्राथमिकता। तो ये जो है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो उत्तर आपका आएगा चौथे नंबर का। तीसरा दिया आपको समस्त अंशों पर लाभांश देने के पश्चात शेष लाभ में भाग प्राप्ति का अधिकार रखने वाले अंश। तो जो पूर्वाधिकार अंश के विशेष प्रकार दिए हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार दिए हुए हैं, उनमें एक प्रकार ये वाला भी है जो तीसरे नंबर में आप देख रहे हैं, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ये वही पूर्वाधिकार अंश है जो समस्त अंशों को लाभांश देने के पश्चात जो लाभ बचता उसमें भी अपना भाग रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चौथा आपको दिया कंपनी के समापन पर मांगी जाने वाली पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है। देखिए, इस बारे में ये थोड़ा हमको स्पष्ट तौर पर बताओ कि अगर कंपनी को लगता है कि वो अच्छी तरह से सेटल्ड हो गई है, अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो गई है, और उसको लगता है कि जो पैसे हम अंशधारियों से याचना के रूप में मांग रहे हैं, और मान लीजिए अभी कंपनी ने अंतिम याचना की राशि नहीं मांगी है, तो फिर वो ये प्रस्ताव भी पारित कर सकती है कि ये राशि हम उसी दशा में मांगेंगे जब कंपनी का समापन हो रहा होगा और हमको राशि कम पड़ रही होगी। इस तरह के जब हम कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उस पूंजी को फिर संचित पूंजी के नाम से जाना जाता है। और इसका इस आधार पर जो उत्तर है वो सेकंड नंबर का है, यानी कि कंपनी के समापन पर मांगी जाने वाली पूंजी संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहलाती है। पांचवें नंबर पर आपको दिया न्यूनतम अभिदान आवश्यक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इसका उत्तर तीसरे वाला है, अंशों के आवंटन के लिए। ये कंडीशंस है कि अगर अंशों को आपको आवंटित करना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम अभिदान प्राप्त होना आवश्यक है। उस आधार पर इसका उत्तर तीसरा वाला है। इसके बाद अपन चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है कि न्यूनतम अभिदान की राशि जारी किए गए अंशों के खालिस्तान % मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 90%। 90% से कम जो है वह नहीं होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दूसरा अपने को दिया हुआ है कि प्रत्येक याचना पर मांगी जाने वाली राशि अंशों के अंकित मूल्य का खालिस्तान भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियम है 1/4, 1/4 या 1/4। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा आपको दिया हुआ है याचना की राशि के लिए कम से कम भुगतान से खालिस्तान दिन पूर्व सूचना दी जानी जरूरी है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 14 दिन। 14 दिन पहले सूचना देने पड़ता है
जो अंशधारियों को जब हम याचना की राशि उनसे मांगते हैं, ये उसके लिए दिन तय किए गए हैं। फिर चौथा आपको दिया हुआ है प्रतिभूति प्रीमियम खालिस्तान प्रकृति का लाभ है। देखिए, दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक आयगत प्रकृति का और एक पूंजीगत प्रकृति का। तो जब कभी कभी हो वो पूंजीगत प्रकृति का लाभ माना जाता है। उस आधार पर ये जो आप प्रतिभूति प्रीमियम है, इसको हम लोग पूंजीगत लाभ कहेंगे। ये पूंजीगत प्रकृति का लाभ है, ये हम इस पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अंशरण खाते की बाकी का खालिस्तान खाते में हस्तांतरण किया जाता है। तो जो अंशरण खाता होता है, अंशरण मतलब क्या कि जैसे किसी अंशधारी ने याचना पर मांगी गई राशि को नहीं दिया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया, अर्थात जितनी राशि उसके द्वारा चुका दी गई है वह राशि जब्त कर ली गई, और अगर रीइश्यू किया गया तो कुछ कटौती वगैरह दी गई हो, तो फिर बाकी जो बची हुई राशि है उस राशि को फिर हम पूंजी का संचय में, यहाँ ये ध्यान रखेंगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे। एक संचय होता है जिसको अपन लोग पूंजी का संचय बोलते हैं, ये खाते में अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये अपन को ध्यान इसमें रखना है। इसके सत्य की ओर अपन चल रहे हैं। देखिए, सत्य में पहला आपको क्या दिया हुआ है कि अंश प्रीमियम आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। देखिए, प्रीमियम है इसलिए संपत्ति पक्ष में इसको नहीं दर्शाया जाता। ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इसको अपन असत्य कहेंगे। दूसरा आपको दिया हुआ है कि प्रतिभूति हरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, ऊपर जो प्रश्न था ना आपका 5वें नंबर का अंशरण खाते की बाकी, उसका ये वाला यहाँ पर ये दिया आपको। देखिए कि ये पूंजी संचय में ही इसको अपन लोग ट्रांसफर करते हैं, अभी अपन ने पढ़े, इस आधार पर ये सही है। तीसरा आपको दिया पुनः निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा हरण की राशि से निश्चित तौर पे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। जैसे मान लो आपने 500 रुपये का हरण किए तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है, मैक्सिमम जो बट्टा है वह है 500 रुपये ही दे सकते हैं। इस प्रकार से ये भी सही है। चौथा दिया प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग बोनस अंश जारी करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये बात भी सही, इसका उपयोग 5-6 चीज़ें हैं उसमें कर सकते हो, जिसके अंतर्गत एक बिंदु ये वाला भी है। प्रारंभिक व्ययों को अंश प्रीमियम की राशि से अपलिखित कर सकते हैं, ये वाली बात भी सही है, इसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये सही जोड़ी बनाना है हमको। तो सही जोड़ी में देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, अंशों का बट्टे पर निर्गमन। वास्तव में ये एक हानि है हमारे लिए। तो जो तीसरे नंबर का आप विकल्प देख रहे हैं पूंजीगत हानि, ये इसका उत्तर होगा। फिर सेकंड नंबर दिया 12% वार्षिक ब्याज अदा किया जाता है। अग्रिम याचना, जब कोई अंशधारी मान लीजिए ऐसा है कि वह अपनी प्रथम याचना की राशि का आवंटन के साथ देने को तैयार है, तो अब वो जो एडवांस दे रहा है उस पर कितने % ब्याज दिया जाएगा, तो इस संबंध में 12% का नियम है, ये ध्यान रखेंगे अपन। प्रवर्तक को जारी किए गए अंश जो हैं, इस संदर्भ में इसको हम लोग ख्याति खाते के अंतर्गत दर्शाते हैं, ये सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है। अंश स्कंद, ये जब जो अंश होते हैं ना, वो जब पूर्णदत्त हो जाते हैं तो उनको स्कंद में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से पूर्णदत्त अंश को ही स्कंद में बदला जा सकता है। इस प्रकार जो अंश स्कंद वो सदैव पूर्णदत्त होते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। और लाभांश में प्राथमिकता, जो पूर्वाधिकार अंश है, इस बारे में हमें पता है कि पूर्वधन अधिकार जिनको पहले अधिकार हो पूंजी वापसी का और लाभांश की प्राप्ति का, तो उनको हम लोग पूर्वाधिकार अंश इसलिए कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा आपका पूर्वाधिकार अंश। अब इसके बाद आता है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया है क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्ति। देखिए, शुद्ध संपत्ति से ज़्यादा मूल्य यदि कोई व्यक्ति चुका रहा है तो क्यों चुका रहा होगा? निश्चित तौर पर वो ज़्यादा मूल्य दे रहा है, किस बात का? तो इसका उत्तर आएगा आपका ख्याति। जो ज़्यादा मूल्य चुकाया जा रहा है वो किस बात का चुकाया जा रहा है? ख्याति का। तो इसका उत्तर होगा आपका ख्याति, इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपको दिया है सममूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों को जारी करना क्या कहलाता है? मतलब 10 रुपये का अंश आप 12 रुपये में जारी करें, 2 रुपये किस बात के? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, या इसको प्रब्याजी शब्द का भी उपयोग किया जाता है। तो प्रीमियम या प्रब्याजी पर जारी करना कहलाता है ये। इसके बाद तीसरे नंबर में दिया है याचनाओं के भुगतान करने में त्रुटि करने पर अंशों पर क्या कार्रवाई कंपनी कर सकती है? निश्चित तौर पर अगर याचनाओं को भुगतान करने में अंशधारी कोई त्रुटि कर रहे हैं तो कंपनी के पास इस बात का विकल्प होता है कि वह जो राशि उसके द्वारा दी जा चुकी है उसको वो जब्त कर सकती है, उनके अंशों का हरण कर सकती है। तो अंशों का हरण करना
जो है वो कंपनी के पास ये ऑप्शन जो है वह होता है जब्त करने का, हरण करने का। इसके बाद फिर आता है आपका अंशरण खाते में कौन सी राशि क्रेडिट की जाती है। जब हम अंशों का हरण करेंगे तो जो राशि उसके द्वारा दी जा चुकी है, जैसे मान लो अंशधारी के द्वारा आवेदन और आवंटन की राशि दी जा चुकी है, मान लो 100 अंश हैं, 2 रुपये आवेदन पर है, 3 रुपये आवंटन पर है, 5 रुपये राशि जो उसके द्वारा दी जा चुकी 100 अंशों पर, तो जो 500 रुपये हैं वो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो अंशरण खाते में। ये अपन इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर आपको मतलब जो अंशधारी द्वारा चुका दी गई राशि है उससे क्रेडिट की जाती है। फिर लास्ट आपको दिया कंपनी का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मैं पुनः फिर प्रोफेसर हैनिक के पास आ रहा हूँ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कृत्रिम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार कंपनी का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसका उत्तर होगा कृत्रिम व्यक्तित्व होता है। आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। और इसके बाद इसके भाग 2 में हम ऋण पत्रों पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।